और विस्तार से जितनी हमारी ये मीटिंगें हो रही हैं, जिस तरह से ये प्रोग्राम लिया गया है, वो इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कॉमरेड धर्मवीर चौधरी जी। धर्मवीर चौधरी को लाल सलाम। कॉमरेड धर्मवीर चौधरी को लाल सलाम। कॉमरेड धर्मवीर चौधरी को लाल सलाम। धूप है या छाया है, संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर इलेक्ट डिपो के वर्कशॉप के सामने हो रही मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष मंडल के एक के साथी राम गोपाल जाट, राधा कृष्ण राणा, एसोसिएशन के पुरुषोत्तम जी, राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन सीटू के बाद में बुला लूंगा के प्रदेश कार्यालय मंत्री कॉमरेड घनश्याम उपाध्याय, RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कॉमरेड केदार बाबू शर्मा, और इस मौके पर हमारे बीच में RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव कॉमरेड हरगोविंद शर्मा, वेतक यूनियन के जो आपके डिपो में कार्यरत है हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कॉमरेड कृष्ण गोपाल गुप्ता, कहाँ घुस रहे हो यार, और इस मीटिंग का संचालन कर रहे साथी महेश शर्मा जी, और भी दूसरे संगठनों के अगर यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद है तो उनको भी मैं संबोधित कर रहा हूँ, और डिलेक्स आगार के सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारी साथियों। संयुक्त मोर्चे के आंदोलन के जो 9 चरण हैं उनमें जो आज 5वां चरण है वो डिलेक्स डिपो से उसका समापन हो रहा है। 5वें चरण पूरे राजस्थान में 39 मीटिंगें संयुक्त मोर्चे के द्वारा तय की गई थी, जिसकी शुरुआत 1 नवंबर को भीलवाड़ा और श्री माधोपुर आगार से हुई। ये जो मीटिंग हो रही है इससे पहले 38 मीटिंगें और हो चुकी, ये 39वीं और आखिरी मीटिंग है। तो ये 5वां चरण अगर वास्तव में देखा जाए तो उसका समापन आपके डिलेक्स डिपो की इस मीटिंग के रूप में उसका हो रहा है। दोस्तों, मैं विषय पर आने से पहले आपको कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूं। 15 मीटिंगें मैं जयपुर से बाहर करके आया हूं और दूसरी मीटिंग ये जयपुर की है। मैं जहां गया भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, आबू रोड, सिरोही, पाली, फालना, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, नागौर। अब के जो मेरा अनुभव है, क्यों पिछले काफी लंबे समय से मेरे ख्याल से कोई साल नहीं जाता होगा जब कोई आंदोलन का कार्यक्रम नहीं बनता है और हम सारे साथी बाहर जाते हैं। अब के इस आंदोलन में और पहले वाले आंदोलन में जो बुनियादी फर्क मैंने अनुभव किया वो ये कि जितने भी पहले आंदोलन हुए उसमें रोडवेज बचाने के भी आंदोलन थे, ऐसा थोड़ी था। तो अगर कुछ इक्का दुक्का आंदोलनों को छोड़ दें तो ये एक ऐसा आंदोलन है कि हमारा जो अधिकारी वर्ग है डिपो में, चीफ मैनेजर्स हैं और हमारे दूसरे प्रबंधक, दिली रूप से अंदरूनी भावना से इस आपके आंदोलन के साथ में ज्यादातर जगह जुड़े हुए हैं।
ये इस आंदोलन के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। अब कुछ हमारी डिपो की तो मीटिंग ऐसी रही जिसमें हमारी मीटिंग में चीफ मैनेजर मौजूद और मैनेजर तो मेरे ख्याल से जहां तक मैंने मीटिंग की 8-10 ऐसी जगह थी जहां के हमारे मैनेजर सारे के सारे उपस्थित। कारण क्या, अब के पहली बार अंदर से वो समझ रहे हैं कि ये जो हमला रोडवेज पर सरकार की तरफ से है, अगर सरकार इसमें कामयाब होती है तो रोडवेज किसी भी सूरत में बच नहीं पाएगी। तो उनको अपनी सीट का भी खतरा लग रहा है। जब रोडवेज नहीं रहेगी तो चीफ मैनेजर की कल्पना की जा सकती है कि भाई इस रूप में वो इस आंदोलन के साथ में जुड़े हुए हैं। दूसरा, अब के जो मीटिंगें हुई हैं वो बहुत ही उत्साह से, लोगों में बहुत जोश था उन मीटिंगों में। ऑफिस का कर्मचारी भी बाहर निकल के आया है। हमारे ड्राइवर, कंडक्टर ये तो हमेशा ही आते थे, अब के ऑफिस का कर्मचारी भी इस आंदोलन से जुड़ रहा है। तो अब जो है हमारी मीटिंग है, संयुक्त मोर्चे ने जिस कारण ये पूरे आकारों में मीटिंग रखी है वो ये, भले ही हमने पर्चे भेज दिए, पर्चे तो आपने पढ़े होंगे, पर्चों में सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद तो ज्ञापन चले गए, उसके बाद में पोस्टर भी आ गए, पोस्टर यहाँ लगे हुए भी होंगे। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि पूरे राजस्थान के कर्मचारियों के रूबरू होना जरूरी है। जब तक इस आंदोलन की गहराई की बातें हमारा नेतृत्व का भी साथी नहीं समझेगा डिपो में, तब तक वो दूसरे साथियों को बता नहीं पाएगा। और दूसरे साथियों को बता नहीं पाएगा तो हमारे दूसरे साथी संघर्ष से जिस गहराई और गंभीरता के साथ जुड़ने चाहिए, शायद उसमें कोई कमी रह जाएगी। इसलिए इन मीटिंगों का आयोजन किया गया है। जैसा कि आपको मालूम है, पर्चे में भी हमने लिखा है, पोस्टर में भी यही बात है और ज्ञापन में भी यही बात है। राज्य सरकारों की रोडवेज उद्योग के प्रति उपेक्षित नीतियां आप देख लीजिए। आज से नहीं, पिछले लंबे अरसे से वो सरकार बीजेपी की आई हो या कांग्रेस की आई हो, रोडवेज का एजेंडा उनके एजेंडे में कभी शामिल ही नहीं रहा। जब जब रोडवेज के ऊपर हमले आए या हमारे कर्मचारियों की समस्याएं आई, उनके लेके संयुक्त मोर्चे ने कोई आंदोलन किए, तब भले ही उस आंदोलन के दबाव में कुछ टुकड़ा फेंक दिया गया हो। एक तो मांगे आपकी मान ली गई हो और उसमें आश्वासन दिए गए बाद में इन बातों पर हम बैठ के जल्दी फैसला करेंगे, तो वो बातें खाली आश्वासन तक ही सीमित रही, उसके बाद में बातें हुई नहीं। तो सवाल ये है, कोई भी राज्य सरकार रही हो, रोडवेज के प्रति उसकी नीति उपेक्षित रही है। पीछे की भाजपा की सरकार आपने देखी है 5 साल, उन्होंने निर्णय किया राजस्थान की जो लोक परिवहन गाड़ी है प्राइवेट, वो पूरे राजस्थान के बस अड्डों से चलाएंगे और सिंधी कैंप की जो तारीख भी निश्चित कर दी 6 अक्टूबर 2016, वो भी आपने मुकाबला किया और एक माहौल ऐसा बन गया पूरे राजस्थान में बिना किसी नोटिस, बिना किसी तैयारी के आधे घंटे के अंदर अंदर तो पूरे राजस्थान में आपकी बसों का चक्का जाम हो गया उस बात को लेके। और उसका असर हुआ, और असर ये हुआ 163 एमएलए के साथ जितनी मजबूत स्थिति में हमारी उस वक्त की माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, जो हटी भी थी, उनको अपना वो फैसला वापस लेना पड़ा कि प्राइवेट गाड़ियां रोडवेज के बस स्टेशनों के अंदर से चलें। वो भी आपने इतिहास कायम किए हैं। मैं तो खाली आपको याद दिला रहा हूं कि हमले हुए और आपने आंदोलन किए और उस आंदोलन के दबाव में आप रोडवेज को बचा पाए। 14 सितंबर का समझौता, वो भी अपनी किस्म का हिंदुस्तान में एक ही है, इकलौता समझौता है, उसके समानता का कोई दूसरा समझौता नहीं है। सरकार से आपने लिखित में यह समझौता करा पाने में आप कामयाब हुए।
कि आपको तनख्वाह और पेंशन के लिए सरकार दिसंबर 2018 तक हर महीने 45 करोड़ रुपया देगी। याद है ना आपको? उसी से आपको तनख्वाहें मिली हैं, पेंशन मिली है। तो ये समझौता भी अपने आप में अनूठा समझौता है। उसके बाद 25, 26, 27 जुलाई 2018 को हड़ताल हुई 3 दिन की। 7वां वेतनमान लागू करो, जो लोग रिटायर हो गए हैं उनका भुगतान करो, रोडवेज में गाड़ियों की कमी है, रोडवेज में गाड़ियों की खरीद करो, जहाँ पर बहुत कम आदमी रह गए हैं उनकी भर्ती करो। इन 4 मांगों को लेकर हड़ताल की, वो भी लिखित में समझौता हुआ। यूनुस खान ने कहा 31 अगस्त 2018 तक तारीख लिखी हुई है उसकी, आपको 7वां वेतनमान दे दिया जाएगा। सेवानिवृत्त कर्मचारी उनको भुगतान भी कर दिया जाएगा, गाड़ियों की खरीद भी हम करेंगे, भर्ती भी करेंगे। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। और मजबूरी में आपको 17 सितंबर 2018 से 6 अक्टूबर 2018 तक लगातार 20 दिन की हड़ताल करनी पड़ी। सिंधी कैंप पर आपका टेंट था, आप लोग रोजाना जाते थे, तो आपको बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं, बहुत विस्तार से बताने की भी जरूरत नहीं। 4 अक्टूबर 2018, उसके 2 दिन बाद तो आचार संहिता ही लगी थी 6 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को हड़ताली कैंप पर सचिन पायलट साहब, जो उस वक्त कांग्रेस के लीडर और प्रदेश अध्यक्ष होते थे, और उनके साथ में प्रताप सिंह खातेरियावास साहब, जो उस वक्त जिला के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और बाद में उप मुख्यमंत्री बने और वो परिवहन मंत्री बने। उनको किसी ने बुलाया तो नहीं था भाई। वो भी आपकी ताकत को देख के, आपके आंदोलन को देख के आपके मंच पर आए। उनके मुंह में हमने शब्द नहीं डाले थे, वो तो उन्होंने खुद बोला अगर हमारी सरकार आ गई तो जो आपका डिमांड चार्टर है, जिसको हम वाजिब मानते हैं, हम अविलंब सकारात्मक समाधान उसका करेंगे। रोडवेज को भी हम यथावत चलाएंगे, आपके बसों की संख्या, मार्गों की संख्या में भी वृद्धि करेंगे, और रोडवेज को सुदृढ़ बनाने के लिए ठोस नीति का निर्माण करेंगे। अब जो कि इलेक्शन डिक्लेयर हो गया था, उस वक्त कोई नीतिगत फैसला हो नहीं सकता था, हमने हड़ताल स्थगित की। क्या कहिए हड़ताल स्थगित की? याद है ना आपको? बीजेपी भगाओ, प्रदेश बचाओ, बीजेपी भगाओ, रोडवेज बचाओ, और बीजेपी भगाओ, रोजगार बचाओ। 3 संकल्प के साथ हमने वो हड़ताल समाप्त की। और ये भी आपने पहला उदाहरण पेश किया। यहाँ पर राजस्थान में दावा करते हैं लोग कि हमारे मेंबरों की संख्या 8 लाख है। कोई कहता है मेरे पास 5 लाख की मेंबरशिप है महासंघ के लोग, लेकिन आज तक आपके अलावा किसी का मैदानी उदाहरण नहीं है कि जो संकल्प किया हो उसको मैदान में पूरा किया हो। आपको याद है, आपके आगाज से भी गए होंगे, टोंक में इलेक्शन से पहले रैली की। क्या नारा था? यूनुस खान को हराओ। अब यूनुस खान को हराने के लिए हम गए तो फायदा किसको मिलने वाला था? जो उसके सामने था उसको ही फायदा मिलता ना। हमने नारा ये दिया कि इसको हराओ, इसका मतलब जीतेगा कौन? कौन जीते? सचिन पायलट। और हम वहां गए रैली से 2 दिन पहले, हरगोविंद जी भी मेरे साथ थे। वहां पर हमने देखा, आप ये भी यहाँ कोई टोंक के रहने वाले होंगे, उनको भी मालूम होगा, यूनुस खान ने टोंक में एक भी होटल, छोटे से लेके बड़ा तक, एक भी होटल ऐसा नहीं छोड़ा यूनुस खान ने जिसको उन्होंने बुक नहीं किया। हालात क्या हुए? सचिन पायलट जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उसको अपना दफ्तर बढ़ाने के लिए भी टोंक शहर में इतनी सी जगह भी नहीं मिली। 10 गज की जगह टोंक रोड पर, कोटा रोड पर करीबन 5 किलोमीटर आगे हमारे ड्राइवर कंडक्टर जाते हैं, उनको मालूम होगा। इस हाथ को, बाएं हाथ को एक होटल आता है जंगल में, वहां पर उनका दफ्तर। मैं ये क्यों कह रहा हूं? एक ऐसा ताकतवर मिनिस्टर जो दूसरे प्रत्याशी को वहां टोंक में जगह ही नहीं दे रहा है, आपने वहां जाके रैली की। टोंक की जनता का यह कहना था, रैली तो हमने पहले भी यहाँ बहुत सी देखी, पॉलिटिकल पार्टियों की रैली देखी, लेकिन ये रैली जितनी सजी धजी है,
और ये रैली जितनी अनुशासित है, इससे पहले हमने कभी ऐसी रैली देखी नहीं। देख ले अपन को बोलो ही ना। जो टॉप के मेन बाजार हैं उनमें से हमारी रैली थी। नतीजा क्या हुआ? वो यूनुस खान साहब जिसने करोड़ों ही पैसा बर्बाद किया होगा, वहाँ 55,000 से ज्यादा वोटों से सचिन पायलट से हारे। पूरे राजस्थान में तो बीजेपी को मत मिले और कांग्रेस को मत मिले, अगर उसमें से रोडवेज के मत बीजेपी को चले जाते तो राजस्थान में सरकार बीजेपी की हो जाती। आप इस बात को सोचिए, आप उस वक्त के अखबार उठा के देख लीजिए, वो केवल हजारों का ही फर्क है, लाखों का भी नहीं है पूरे राजस्थान में। और आपने माहौल कितना बनाया? क्या खाली आपने अपने वोट ही दिए क्या? एक जनता में माहौल बनाया। तो मैं ये कह रहा हूं, ये अभियान अगर रोडवेज का संयुक्त मोर्चे का नहीं होता तो ये सरकार, कांग्रेस की जो सरकार चल रही है, इनकी सरकार नहीं होती। उसके बाद इलेक्शन जब हो रहा था तो हर पार्टी अपना चुनाव मैनिफेस्टो जारी करती है, घोषणा पत्र। कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी किया। उसके पेज नंबर 18 पर लिखा, जो मैंने आपको पहले बताया, हम आएंगे, इनकी सारी मांगों का समाधान कर देंगे, रोडवेज को यथावत चलाएंगे, बसों में भी मार्गों में भी वृद्धि करेंगे और इसको सुदृढ़ करने के लिए ठोस उपाय करेंगे, ये उन्होंने लिखा। और जब कांग्रेस की हुकूमत बन गई तो खुद गहलोत साहब ने ये घोषणा की, जो अखबारों में आई, कि ये जो घोषणा पत्र अब तक था ये कांग्रेस पार्टी का था, आज से ये कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये सरकारी दस्तावेज बन गया है। ये सरकारी दस्तावेज बन गया है और उसको उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को सौंप दिया। आज खबरें आप पढ़ते हो, वही गहलोत साहब कह रहे हैं, उसके दूसरे मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो हमारा घोषणा पत्र था लगभग 85 से 90% हमने उसको पूरा कर दिया। ये तो पढ़ रहे हो ना। तो मैं कह रहा हूं सरकार से, अरे भाई हमारा पेज नंबर 18 क्या उस घोषणा पत्र में चिपक के रह गया क्या? वो 85-90% में नहीं आया क्या? और भाई नहीं आया, मान लो गलती से रह गया हो, हमारा वो 18 नंबर पेज, हालांकि पेज नंबर तो 36 तक है, अगर वो कोई बीच का पढ़ना ही रह गया, अगर आपकी नज़र में रोडवेज की मांगे इतनी नीची हैं तो भाई आपका 10%, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो शेष 10-15% बचा है आपका लागू करना, उसमें हमारा ये है, तो आपका पीरियड भी कितना बचा है? पीरियड भी 20% ही बचा है। 80% तो तुम्हारा खत्म हो गया 4 साल। तो जब तुम्हारी अवधि 20% बची है और घोषणा पत्र भी कह रहे हो 10 से 15% बचा है, तो भाई अब वो लागू करने का समय आ गया। अगर वो पेज नंबर 18 लागू होता है तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो संयुक्त मोर्चा क्या रहा है? नई मांग उठा रहा है क्या? संयुक्त मोर्चा केवल इतना कह रहा है कांग्रेस से, अशोक गहलोत कि भाई जो आपने घोषणा पत्र में लिखा है उसको आप लागू कीजिए। तो जो मैंने आपको ये बताया बैकग्राउंड, इसमें हमको उम्मीद क्या थी सरकार से? उम्मीद ये थी कि जो पिछली सरकार ने रोडवेज के खिलाफ फैसले लिए, बस अड्डा प्राधिकरण अधिनियम 2015 बनाया है, शायद ये सरकार आते ही उसको रद्द कर देगी। जो हमारे 12.64% मार्क पिछले बीजेपी सरकार ने रद्द किए थे, उनको शायद ये सरकार बहाल कर देगी। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हुआ। आपने अभी 2 महीने पहले पढ़ा होगा, सरकार की योजना है कि वो जो बस अड्डा प्राधिकरण सो रहा था, कोई उसको जानता ही नहीं था। पिछले 2-3 साल से वो सो रहा था, उसको जगाया गया और जगा के क्या कहा गया, क्या घोषणा हुई? जयपुर में सिंधी कैंप, इसको समझने की जरूरत है। जयपुर में सिंधी कैंप, आगरा रोड पर जो झालाना डोंगरी डिपो होता था पहले, उसकी जो जमीन बाईं तरफ पड़ी है पेट्रोल पंप के पीछे, वो जमीन, सीकर रोड पर विद्याधर नगर का वो टुकड़ा जिसमें JCDSL चलती थी वो, और सांगानेर रोड, कोटा रोड पर जो सांगानेर डिपो होता, जो आप भी पढ़ा है वो, ये 4 जगह सरकार का फैसला है, सोच है उसकी कि सिंधी कैंप सहित ये 4 जगह हम लेना चाहते हैं।
और डीएलसी रेट पर लेना चाहते हैं। डीएलसी रेट को तो आप समझते हो ना, उस इलाके में सरकार की जो सबसे निर्धारित वैल्यू होती है उसको डीएलसी रेट कहते हैं। डीएलसी रेट पर लेना चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं, हम वहाँ इंटीग्रेटेड बस स्टैंड बनाएंगे। अब इंटीग्रेटेड को हमारा ड्राइवर समझता है क्या भाई? होता क्या है इंटीग्रेटेड? कंडक्टर भी नहीं समझता। इंटीग्रेटेड क्या होता है? इंटीग्रेटेड वो बस स्टैंड होता है जिसके ऊपर रोडवेज के साथ सभी तरह की प्राइवेट गाड़ियों का संचालन होगा, उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड बस स्टैंड। प्राइवेट गाड़ी कितनी है? प्राइवेट गाड़ी आज की तारीख में जिन गाड़ियों के पास रोडवेज जैसे परमिट है स्टेज कैरिज के, उन गाड़ियों की संख्या है 40,000 पूरे राजस्थान में। जिन गाड़ियों के आगे और पीछे ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट लिखा होता है गिलास के ऊपर, उन गाड़ियों की संख्या है 10,000। और जिन गाड़ियों की ऑन कॉन्ट्रैक्ट के परमिट है उनकी है 10,000। तो टोटल गाड़ियों की संख्या क्या हुई? 60,000। आपके पास गाड़ियों की क्या पोजीशन है? कुल मिला के 2,967, जिसमें 1,500 गाड़ी नाकारा होने के नॉन पूरे कर चुकी। तो टोटल मिला के आपके पास गाड़ियां कितनी हैं? लगभग 1,500। आप सोचिए जरा, 1,500 गाड़ी 60,000 में दिखेंगी क्या कहीं? और जिस तरीके से उनका व्यवहार होता है प्राइवेट वालों का, आपको बूथ पर वो 1 मिनट भी देंगे क्या? और ये रोडवेज जिसका दिल जो है वो सिंधी कैंप है, अगर वो चला गया तो मैं कह रहा हूं 6 महीने भी ये जिंदा रहेगी क्या? तो संयुक्त मोर्चे की समझ है, अगर सरकार का ये फैसला लागू होता है तो रोडवेज बच नहीं सकती। इसलिए संयुक्त मोर्चे ने नारा लगाया है, रोडवेज बचाओ। हमारी ये मीटिंग हो रही है, साइड में अगर किसी लेडीज की आवाज आती है मुझे बचाओ मुझे बचाओ, तो आपके मन में क्या भाव पैदा होगा? क्या आम लोगों के मन में भाव पैदा होगा भाई शायद इस लड़की पर कोई हमला हो रहा है, इस लड़की की इज्जत कोई लूटना होगा। आवाज से तो यही मालूम पड़ेगा ना। तो रोडवेज खुद बोलती है क्या भाई? रोडवेज खुद बोल सकती है क्या? रोडवेज की बात कौन बोलेगा? रोडवेज की बात बोलता है रोडवेज का मजदूर, रोडवेज की बात बोलता है उसकी यूनियनों का संयुक्त मोर्चा। और संयुक्त मोर्चा जब कह रहा है कि रोडवेज को बचाओ, इसका मतलब रोडवेज आज बहुत भारी संकट में है। तो एक तो ये कारण है हमारे आंदोलन। दूसरा हम कह रहे हैं जो हमारे अधिकारी हैं हेड ऑफिस से लेके डिपो तक, हेड ऑफिस से लेके डिपो तक लगभग 70 से 80% आज की तारीख में ऐसे अधिकारी वर्ग है जो खुले तौर पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहा है। अब अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है तो भाई अधिकारी में अकेले भी इतनी हिम्मत है क्या? अगर ऊपर से किसी का हाथ नहीं हो बड़े अधिकारी का, तो खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार कर लेगा क्या? इतने बड़े पैमाने पर कर लेगा? तो संयुक्त मोर्चे ने लिखा है आज जो भ्रष्टाचार हो रहा है अधिकारियों के द्वारा, उसको संरक्षण दिया जा रहा है जो हमारे हेड ऑफिस को उच्च प्रशासन है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे भाई इतना खुला आरोप आप लगा रहे हो, आपके पास कोई सबूत है क्या? मैं आपको सबूत दे रहा हूं। आपके यहाँ कंप्यूटर लगा हुआ है, उसमें मीटिंग के बाद जाके देख लीजिएगा। जिस वक्त हमने ज्ञापन दिया 5 सितंबर को, उस दिन हमारे कंडक्टर जो टिकट काटते हैं यात्रियों, उसकी रेवेन्यू 4 करोड़ रुपया प्रतिदिन आ रही, 4 करोड़ रुपया प्रतिदिन आ रही। हमारा आंदोलन कब शुरू हुआ? 20 सितंबर 2022 को पिंक सिटी प्रेस क्लब जो नारायण सिंह सर्किल है, वहां पर हमारा फर्स्ट सम्मेलन हुआ था। उसके बाद में लगातार आंदोलन चल रहा है और हम डिपो में प्रचार कर रहे हैं कि बहुत व्यापक पैमाने पर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, ये रुकना चाहिए। सरकार को भी ज्ञापन गया है। तो सितंबर में जो 4 करोड़ रुपए रोजाना की रेवेन्यू आ रही थी, वो अक्टूबर में कितनी होगी मालूम है? 4,59,82,000 डेली। सितंबर में कितनी थी? याद रखिए 4 करोड़। और अक्टूबर में कितनी हो गई? 4,59,82,000, मतलब राउंड में हम कह सकते हो 4,60,00,000। तो कितने बढ़ गए भाई? 4 करोड़ से कितना हो गया? 460। तो रोजाना का कितना बढ़ गया? 60 लाख। और महीने का कितना बढ़ गया? 18 करोड़। 18 करोड़ ये कहां से आ गए?
एकदम कहां से आ गए? चेकिंग तो शुरू नहीं हुई थी। संदीप वर्मा साहब ही थे। ये केवल आपके आंदोलन का प्रभाव था। नंबर 2, इसमें दिवाली भी आई अक्टूबर में। हम बिल्कुल व्यवहारिक आंकलन कर रहे हैं। 24 तारीख की दिवाली भी तो थी भाई, लेकिन ये खाली अकेली दिवाली का प्रभाव नहीं था, इसमें आपका आंदोलन और दिवाली उसका प्रभाव था। अब हमारा मैनेजमेंट बदला 1 नवंबर को। 1 नवंबर से कल क्या तारीख थी? 14। 1 नवंबर से 14 तारीख की रेवेन्यू क्या आ रही है? एवरेज 5,41,33,33,000। सितंबर में क्या आ रहा था? 4 करोड़। आज क्या आ रहा है? 5,41,33,33,000। पिछले महीने से कितना बढ़ गया? 82 लाख पर डे। लोड फैक्टर कितना आ रहा है आज? 99%। पिछले महीने लोड फैक्टर कितना था? 86%। कितना परसेंट बढ़ा? 13%। 13% का मतलब हर गाड़ी में 6.5 सवारी। हर गाड़ी में 6.5 सवारी बढ़ गई। अब कोई त्योहार है क्या? कोई सावे चल रहे हैं? ईद दिवाली है, फिर 541 कैसे आया? संयुक्त मोर्चे का जो आरोप था, संयुक्त मोर्चे ने जो अपने दस्तावेज में लिखा वो प्रूव हो गया। संयुक्त मोर्चे का कहना है ये राशि ऐसी है, संदीप वर्मा के जेब से तो ये वसूल नहीं हो सकती। क्यों? रोजाना 1,41,00,000 के हिसाब से कितना होगा? उससे भी इतनी संपत्ति भी नहीं होगी भाई। तो हम इतना नहीं कहते संयुक्त मोर्चे वाला कि उनकी तनख्वाह रोक दो, लेकिन इतनी तो हम सरकार से मांग करते हैं कि ये दस्तावेजी सबूत है, दस्तावेजी सबूत है, उसको भी चार्जशीट दीजिए जैसे हमारे ड्राइवर कंडक्टर को देते हैं। 1 लीटर ज्यादा खा गया गाड़ी, 50 पैसे इनकम कम आ गई, तो रिकवरी करता है मैनेजमेंट या नहीं करता? लेकिन ये केस रिकवरी का नहीं है। ये केस उसके खिलाफ आरोप पत्र देकर जांच करने का है। कड़ी से कड़ी सजा संदीप वर्मा को दी जाए। 1,41,00,000 मायने रखता है। अभी आपने 3-4 दिन पहले देखा होगा, सोशल मीडिया का जमाना है ना, एक ड्राइवर या कंडक्टर दूसरे ड्राइवर को फोन पे से 10,000 रुपया ले रहा है। देखा है आपने? व्हाट्सएप पे देखा होगा ना। 200 डिपो का मामला है। धीर सिंह मीणा एक ड्राइवर है, जो विंटेज मीणा वहां चीफ मैनेजर है, उसका ड्राइवर है। बोलेरो पर वो चलता है और लोगों से वो पैसा मांगता है। अच्छी गाड़ी देना है तो धीर सिंह को पैसा दो, अच्छे रूट की गाड़ी पर लगना है तो धीर सिंह को पैसा दो। बस सारथी से भी पैसा लेता है। उसने किसी भी आदमी को नहीं छोड़ रखा है। आरोप पत्र जिसको मिल गया, जांच जिसकी होगी, निर्णय मैं करा दूंगा, मुझे पैसा दो। और फोन से जो पैसा ट्रांसफर होता है उसके नाम से पैसा जमा हो रहा है। इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए भाई? क्या सबूत चाहिए आपको? तो हम ये कह रहे हैं, ये हमारा दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा कुप्रबंधन का है, और जो हमारी डिमांड है, अरे भाई आदमी 30 दिन काम करेगा तो तनख्वाह उसको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तनख्वाह का यही तो आप नौकरी करते होगे। जिन लोगों ने 30 साल 35 साल नौकरी की है, पेंशन मिल रही है, उनका घर परिवार भी तो पेंशन से चल रहा है। तो हमारी डिमांड है, जो कि डिमांड नहीं होनी चाहिए कानून के हिसाब से, लेकिन हालात ये है कि हमको कहना पड़ रहा है सरकार और मैनेजमेंट से, हर महीने के पहले कार्य दिवस को हमको तनख्वाह, पेंशन और सेवानिवृत्ति पर लाभों का 1 महीने का भुगतान करो। ये हमारी है। हमने कहा है 7वां वेतनमान जो आपने अप्रैल 2022 से लगाया है, राज्य कर्मचारियों के 1 जनवरी 2016 से लगाया है। अब तक की परंपरा हमारी रही है 1/4/1968 से कि जब भी राज्य कर्मचारियों के जिस तारीख से वेतनमान लगे हैं, 6ठे वेतनमान तक हमको उसी तारीख से दिया गया है। खाली ये पहला मौका है जबकि सरकार ने वो परंपरा तोड़ी है। और सरकार जब एक बार परंपरा तोड़ देती है, अब मान लीजिए अगर आगे कोई वेतनमान आएगा तो जो आज की तारीख में नए लोग हैं हमारे 8,000 12,000 में से, उनको ये वेतनमान मिलेगा क्या? सरकार ये कहती है कि भाई वो परंपरा तो पिछली बार ही टूट गई थी, अब हम तो आप तो हमसे कट गए हो,
तो इसलिए संयुक्त मोर्चे ने मांग की है कि हमको भी राज्य कर्मचारियों के बराबर 1 जनवरी 2016 से ही ये दिया जाए। और हमने ये भी कहा है लास्ट में, अगर सरकार ये समझती है कि भाई हम तुम्हारी मांगों को स्वीकार नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी पैसे की स्थिति नहीं है, या हमारे वो जो रोडवेज है उसको निगम के रूप में जनहित में चलाना नहीं चाहती सरकार, तो संयुक्त मोर्चे का ये भी कहना है फिर तो इस रोडवेज को सरकार अपने डिपार्टमेंट के रूप में चलाए, तो 1/10/1964 से पहले जो हालात थी उस तरीके से इसको डिपार्टमेंट चलाए। ये भी हमने डिमांड की है। जो बुढ़े लोग हैं, ताराचंद जी मेरे ख्याल से 80 के आसपास हो गए, उससे भी ज्यादा हो गए होंगे, हरगोविंद जी है 74 के हो गए। अरे भाई बुढ़ापे में तो लोग ज्यादा पकड़ता है, बीबी भी कोई जवान होती नहीं, बीबी भी बराबर की बूढ़ी होती है भाई। तो जब बीमारियां उस एज में आती है, फिर आरजीएचएस उस पर क्यों लागू करेंगे आप? ये मांग हमारी वाजिब नहीं है क्या? ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम, जब आप 8 लाख कर्मचारियों को दे सकते हो, और हिमाचल तो अभी चुनाव हो रहे हैं हिमाचल में, वहां कहा है अशोक गहलोत ने, जाके आपने अखबार में पढ़ा होगा, आप मेरे राज्य में चलिए, अशोक गहलोत साहब कह रहे मेरे राज्य में आप चलिए, एक आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो मुझे ये कहते कि मुझे ओल्ड पेंशन स्कीम दे दो। क्यों? मैंने सभी के ओल्ड पेंशन स्कीम कर दी। आपको कर दी क्या भाई ओल्ड पेंशन स्कीम? आरएससीबी में कर दी क्या? आरटीडीसी में कर दी क्या? एक भी निगम बोर्ड में की हो तो बताइए। तो ये इस तरीके की झूठ जाके वहां बोलते हैं। तो सवाल ये है, ये हमने डिमांड की है। हम भी गहलोत साहब से कह रहे हैं भाई हिमाचल में आप कह रहे हो तो पूरा करो वादा, रोडवेज में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कीजिए, बिजली में भी कीजिए, और जो छोटे छोटे दूसरे हैं उनमें भी आप कीजिए। ये हमारी मांग है। तो दोस्तों ये मांगे बहुत हैं, दूसरे लोग भी बोले। मेरे कहने का मतलब केवल यही है, रोडवेज बहुत ज्यादा भारी संकट में है। इससे पहले अरे उस वक्त तो बीजेपी तो केवल ये कह रही थी कि राजस्थान लोक परिवहन सेवा की गाड़ी आपकी स्टैंड के अंदर से चलेगी, यही तो कह रही थी ना। और ये क्या कह रहे हैं, सभी तरह की प्राइवेट गाड़ी चलेंगी, तो फिर रोडवेज तो बचेगी नहीं भाई, नहीं बचेगी, तो रोडवेज पर खतरा है। इसलिए रोडवेज बचाओ और रोजगार बचाओ। रोडवेज बचेगी तो रोजगार बचेगा, और रोजगार बचेगा तो दूसरी समस्याओं पर बात होगी। इसलिए इन सारी चीजों पर विचार कीजिए। संयुक्त मोर्चे का जो आधार है, जो संकल्प है, मेरे ख्याल से उसमें किसी भी तरीके से 1% की भी गुंजाइश है नहीं। इससे कम संकल्प हो भी नहीं सकता था। हमने बेसिक संकल्प किया है, और ये जो 5वां चरण आज खत्म हो रहा है, 6ठा चरण बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 17 तारीख की रैली। एक दिन ही बीच में है। अब रैली अगर प्रभावी हो गई, आप सारे के सारे अनुभवी लोग हो, तो निश्चित रूप से सरकार पर उसका संदेश जाएगा, मैनेजमेंट पर ही जाएगा। और अगर 5 संगठनों की रैली है, अगर वो कमजोर रही तो संदेश कमजोर जाएगा। कमजोर अगर गया संदेश, तो मैनेजमेंट भी और सरकार भी आपकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देगी। इसलिए इसको गंभीरता से मेहरबानी करके, और आप तो जयपुर की जयपुर में हो भाई, जो गंगानगर से लोग आएंगे वो तो रात को चलेंगे, पूरे दिन यहाँ रहेंगे, फिर अगली रात को पूरे दिन जाएंगे, पूरी रात जाएंगे, तब जाके वो गंगानगर पहुंचेंगे। यही हाल बांसवाड़ा का होगा, यही जोधपुर का होगा, यही उदयपुर का होगा। आप तो यहाँ की यहाँ, तो और ये हमारे जयपुर के लोगों की जिम्मेदारी भी ज्यादा है, क्योंकि हम यहाँ की यहाँ। इसलिए आप सोचिए मेहरबानी करके गंभीरता के साथ, और हिंदी यहाँ से आपके डिलक्स से ज्यादा लोगों को निकाल के लाइए रैली। और यहाँ के लोगों की एक बीमारी रहती है, तो विद्यानगर की भी है तो डिलक्स की भी है। जयपुर डिपो वैशाली नगर भी कई बार ऐसी गलती कर देते हैं। टाइम होता है 10 बजे का, और यहाँ से ही चलेंगे 10:30 को। तो भैया आपसे रिक्वेस्ट है, हर हालत में रैली में जाने वाले बंदे 10:30 बजे सिंधी कैंप पर पहुंचे। वो वहाँ के यूनियन वाले बताए